नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चार धाम यात्रा को लेकर अहम बैठक हुई है और इस दौरान बैठक में परिवहन मंत्री चंद्रम रामदास, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत मुख्य सचिव एस संधू, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम समेत बैठक से पहले चारधाम यात्रा समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, नगर विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगली मजबूत के लिए रणनीति तैयार की गई है। आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा बिल्कुल अब हमारे सामने है और जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस व्यापक रूप से इस बैठक को ले रहे हैं, सभी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये समझिए कि चारधाम यात्रा हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक आर्थिकी का आधार है। जिस प्रकार से पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए थे, उन्होंने पुण्य लाभ प्राप्त किया था। उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा, यानी पिछली बार लगभग 50 लाख की संख्या हम लोग मान के चल रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार और ज़्यादा संख्या ये बढ़ने वाली है। जहाँ तक जोशी मठ की बात है तो मैं समझता हूँ कि वो भी उस दिशा में भी सरकार गंभीर है और जोशी मठ वाला विषय भी हमारे सामने है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज सभी बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सारे विभागों से बातचीत करेंगे। सभी जितने अधीनस्थ हमारे निकाय हैं या दूसरे और क्षेत्र हैं, उन सभी विषयों पे बहुत व्यापक रूप से चर्चा होनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की बैठक में लगभग बहुत कुछ बातें तय होने के बाद ये यात्रा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होगी, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां पूरी हो गई हैं, ऐसा मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा कहा गया। जहां सीएम धामी ने भी चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी बैठक की है और इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस यात्रा की तैयारियों को परखा, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ और कमियां रह गई हैं, इसका भी कहीं ना कहीं किस तरह से इस बार जो चारधाम यात्रा है उसे और बेहतर, पिछली बार से भी ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है, ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अब पूरी तरह से तैयार है और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक ली और तमाम दिशा निर्देश भी दिए। पुष्कर सिंह धामी की अपने 3 मंत्रियों, विभागों के बड़े अफसरों के साथ 11:15 बजे से बैठक जारी है। चारधाम यात्रा की मुख्यमंत्री की ये पहली बड़ी बैठक है। देखिए, इस बार की चारधाम यात्रा में 2-3 प्रमुख बातें हैं। इस बार की जो चारधाम यात्रा है अप्रैल के तृतीय सप्ताह से शुरू हो रही है, जो कि पहले से यानी बीते वर्षों से करीब 10 दिन पहले का समय है। दूसरा, जोशीमठ में जो भूदशाओं की स्थिति है वो बढ़ रही है। बद्रीनाथ यात्रा को कैसे सुगम सुकुशल चलाना है, इस पर राज्य सरकार का मंथन है। तीसरा, राज्य सरकार ये चाहती है कि स्वास्थ्य को लेकर, परिवहन को लेकर जो बीते वर्ष करीब 47 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए, उन्हें इस वर्ष और कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री और अफसर थोड़ी देर में नीचे आएंगे, तो आज की बैठक की क्या बड़ी बातें रहीं, क्या प्रमुख मुद्दे हुए, क्या प्रमुख निर्णय लिए गए, इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री विस्तार से जानकारी देंगे। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ जिस तरह से चारधाम यात्रा पूरे देश दुनिया की नजर होती है, बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। पिछली बार देखा था हमने कि कोरोना के बाद एक बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में लोग पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का दौर भी देखने को मिला था, तमाम मौतें भी देखने को मिली थी। अब इस वक्त सरकार यही चाहता है कि जो गलतियां शायद उस वक्त की गई थी, उन गलतियों से सीखा जाए और आगे वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो व्यवस्थाएं उसको और किस तरह से दुरुस्त की जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही मैं भी कहना चाह रहा हूं कि बीते वर्ष लॉकडाउन, चूँकि उसके लगातार 2 लॉकडाउन का जो समय आया, इस वजह से बहुत यात्री नहीं आ पाए और बीते वर्ष एकाएक यात्रियों का हुजूम आया। राज्य सरकार भी टैकल नहीं कर पाई। जून का महीना बहुत पीक था, जहां मौतें भी हुई यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम में। जी आरोप ये भी है कि स्वास्थ्य की तमाम तैयारियां नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इस बार सभी ये तैयारियां एडवांस की जा रही हैं। आज से कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है।
कंट्रोल रूम में दोपहर 12 बजे तक 15,000 के करीब यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। आज फरवरी माह की जबकि 21 तारीख है, तो ये सब बताता है कि राज्य सरकार की कितनी पुख्ता तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री खुद इस विषय पर बैठक करके सभी स्थितियों को स्पष्ट कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो गया है। पहले बद्री केदारनाथ के लिए ये रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए खुला है ये पोर्टल। व्हाट्सएप, कॉल और ऐप कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट भी दी गई है और इसके साथ ही ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है। व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1364 के माध्यम से भी ये रजिस्ट्रेशन होगा। अब तक 15,000 श्रद्धालुओं ने ये रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग के कंट्रोल रूम में लगातार लोग चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन के अलावा फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें अब तक तकरीबन 15,000 के करीब श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मात्र यात्रा को अगर शुरू होने से पहले यह संख्या लाखों में होगी, तो वहीं पर्यटन विभाग भी खास तैयारियां भी की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं पर्यटन विभाग के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और सुबह 7 बजे से लोगों के पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। अभी तक सुबह 7 बजे से जो लोगों के पंजीकरण का संख्या है वो 14,786 यानी करीब 15,000 पहुंच रही है। यात्रा की शुरुआत इस वर्ष अप्रैल के तृतीय सप्ताह से होगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम, 26 अप्रैल को केदारनाथ धाम के और 27 अप्रैल को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। ये तारीखें पहले ही निर्धारित हो चुकी थी। बीते वर्ष करीब 47 लाख श्रद्धालुओं ने चार धामों में दर्शन किए हैं और बीते वर्ष कई दिक्कतें यात्रियों को आई, तो इतनी अपार संख्या में भीड़ थी कि राज्य सरकार के सामने भी तमाम सुविधाएं जुटाना, इंतजाम जुटाना सीमित पड़ा। इस बार इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि आने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण हो सके, उसकी जानकारी यहाँ उपलब्ध हो, ताकि ऋषिकेश, हरिद्वार जहाँ भी श्रद्धालु देश या दुनिया के किसी भी राज्य से आते हैं तो वहाँ उनके आने का समय भी निर्धारित हो और एक एक जानकारी, एक एक डिटेल मौजूद रहे। इस वक्त जो ये कंट्रोल रूम में कर्मचारी बैठे हैं, ये लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, फोन कॉल रिसीव कर रहे हैं। फोन कॉल के जरिए और पर्यटन विभाग ने एक ऐप डेवलप किया है, उस ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सरकार ये चाहती है कि इस वक्त जो लोग हैं वो एंड्रॉयड हो या iOS यूजर हो, वो मोबाइल फ्रेंडली हैं और मोबाइल से वो इजीली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि राज्य सरकार को भी एक सही आंकड़ा पता चल सके कि कितने लोग यात्रा में इस वर्ष आने के लिए इच्छुक हैं या आना चाहते हैं। अब ये संख्या और भी बढ़ेगी क्योंकि आज पंजीकरण का पहला दिन है और इस वक्त करीब 12 बजे का समय है और 15,000 लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं। अनुमान यही है, जो राज्य सरकार के मुखिया इस वक्त बैठक भी ले रहे हैं, कि इस वर्ष जो चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या है वो बीते वर्ष 47 लाख जो कुल श्रद्धालु आए थे उसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। देखना होगा जो तैयारियां शुरुआती तौर पे की जा रही हैं, यात्रा शुरू होने और यात्रा के दौरान कितनी मुकम्मल नजर आती हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं देहरादून उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा तोहफा। परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों की यात्रा फ्री होगी। आगामी सभी परीक्षा में अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा। राज्य के भीतर परिवहन के दौरान मिलेगी सुविधा। परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने मात्र पर मिलेगी ये सुविधा। सचिव अरविंद सिंह ने आदेश जारी किया है। तो अब अभ्यर्थियों के लिए परिवहन विभाग में सफर करना और आसान हो जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा तोहफा देखने को मिला है, जहां पर आप अगर यात्रा करते हैं, बसों में यात्रा करते हैं, तो अभ्यर्थियों को कोई भी टिकट फीस नहीं देना होगा, टिकट नहीं लेना होगा, बस अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जिसके आधार पर आप फ्री में बस में सफर कर सकते हैं। तो परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों की यात्रा फ्री होगी।
एक बड़ी सुविधा, एक बड़ा तोहफा अभ्यर्थियों के लिए। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, विद्यार्थियों के लिए धामी सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है अभ्यर्थियों के लिए, जहां पर अब उन्हें बस में यात्रा करना फ्री होगा। के साथ साथ पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही हैं, जिससे राज्य सरकार को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहली बार इस बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ। यूकेएसएससी से लेकर लोक सेवा आयोग तक एसटीएफ और एसआईटी की टीमों ने काम करते हुए करीब 50 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया है। जी। राज्य सरकार ने जो पटवारी पेपर लीक हुआ था, इसके बाद निर्णय लेते हुए जो पटवारी का दूसरा एग्जाम भर्ती का हुआ, उसमें परिवहन निगम की सेवाएं एडमिट कार्ड के आधार पर अभ्यर्थियों को मुफ्त मिली। 1.25 लाख के करीब 1,12,000 बच्चों ने 1,03,000 बच्चों ने माफ कीजिएगा परीक्षा दी थी, जबकि परीक्षा पर इतने सवाल उठ रहे थे। मुख्यमंत्री के आदेशों पर आज सचिव परिवहन ने विधिवत आदेश जारी कर दिया है कि आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें राज्य के भीतर परिवहन करने वाले जो छात्र होंगे वो अपने एडमिट कार्ड को दिखाकर निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकेंगे, और जो इस यात्रा में खर्च आएगा उसको राज्य सरकार वहन करेगी। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सांसद अजय टम्टा, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी में जो फैसले किए गए हैं उनका अनुपालन बूथ स्तर तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक ले जाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इस दौरान सांसद ने कहा है कि पार्टी द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यकर्ताओं के माध्यम सरकार महत्वपूर्ण कार्यों को जानकारी देना है, और कार्यकर्ताओं को सरल ऐप से अपग्रेड करने के साथ ही उत्तराखंड के जोशीमठ की आपदा के विषय में मन की बात पर भी चर्चा की जा रही है। आज की इस बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो निर्णय लिए, प्रदेश की कार्यकारिणी में जो निर्णय लिए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में है, चाहे G20 के विषय को लेकर के है, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी की जो संगठनात्मक विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे, और सरकार की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं। वहीं जोशीमठ के आपदा को लेकर भी हमने विषय दिया है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य पर आधारित है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में भेंट की है। मुख्यमंत्री ने कोश्यारी के साथ राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। तो सीएम धामी की ये कोश्यारी से भेंट, ये तस्वीरें भी साझा की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड में भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर भेंट कर उनसे समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की गई। इसके साथ ही लगातार इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के द्वारा और उत्तराखंड में तमाम नेताओं द्वारा यही कहा जा रहा था कि अब भगत सिंह कोश्यारी के आने के बाद एक नई दिशा उत्तराखंड की राजनीति में आएगी, एक नया मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। लगातार शुरू से ही किस तरह से बीजेपी की मजबूती होनी चाहिए उत्तराखंड में और किस दिशा में काम करना चाहिए, हमेशा सहयोग मिला है, और अब आगे भी उनकी दिशा और सहयोग से आगे बढ़ते रहेगा ये संगठन। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का सीएम आवास कूच परीक्षा में नकल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, युवाओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड ने यूथ कांग्रेस का सीएम आवास कूच परीक्षा में नकल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग लगातार देखने को मिल रही है। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज मामले पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का सीएम आवास कूच देखने को मिला, जहां परीक्षा में नकल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रही है। वहीं
ऊधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में लगने वाले मंगल बाजार के विरोध में दर्जनों व्यापारी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान एसडीएम कौस्तुभ मिश्र ने व्यापारियों से मुलाकात की तो व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज ने कहा कि क्षेत्र में बाजारबंदी के दिन नए कपड़ा बाजार की अनुमति दी जा रही है और इस अनुमति से क्षेत्र के कपड़ा व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। हमारे प्रशासन से अपील है कि नए कपड़ा बाजार की अनुमति ना दी जाए। वहीं एसडीएम कौस्तुभ मिश्र ने कहा है कि व्यापारियों की प्रतिनिधि मंडल ने मुझे से मुलाकात की है। उनका कहना है कि नई बाजार की अनुमति दी जा रही है। नगर पालिका से वार्ता कर न्याय संगत कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को माफी मांगने की नसीहत दे दी है। उनके कार्यकाल में चमौली में हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने दोहरा मापदंड अपनाते हुए कहा कि वो घटना अलग थी और ये घटना अलग थी, जबकि दोनों जगह ही लाठीचार्ज किए गए थे। अब अपने ही बयान से त्रिवेंद्र रावत पलटते हुए नजर आए हैं। अपने समय की घटना को अलग बताते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि पल्ला झाड़ दिया, उनकी तुलना उससे नहीं करनी चाहिए। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नसीहत दे दी, धामी सरकार को माफी मांगने की नसीहत दी है। जिस तरह से युवाओं पर, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज पर माफी मांगने की नसीहत दी है। बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला था। लाठीचार्ज क्यों हुआ, किस पर हुआ? और चमोली में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लाठियां फटकारी गई थी। लेकिन भाई साहब मुझे आप बता दो कि किसको यार कितनी चोट आई, कोई मुझे बताए तो सही। और इसलिए इस तरह की बातें करना, उससे उसकी तुलना करना वो उचित नहीं है। ये बच्चे थे, बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, मैंने उस पर कहा कि मुझे प्रश्न पूछा आप जैसे सुधी लोगों ने, जो बहुत समझदार लोग हैं, तो मैंने कहा भाई इसके अब हो गया, अब माफी मांगी जा सकती। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित एक होटल के कमरे में प्रेमी जोड़ी के संदिग्ध अवस्था में शव मिले हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। होटल के कमरे से किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट पुलिस को बरामद नहीं हुआ। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर अपनी जांच में आगे बढ़ रही है। वहीं एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने होटल कर्मचारियों से घटना के बारे में पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एक होटल है, वहाँ पे दो संदिग्ध, मतलब एक युवक युवती की ऐसे डेड बॉडी मिली है, तो उसी में फिर यहाँ आए थे। इनका नाम पता किया जा रहा है। तो युवती तो बेसिकली यहीं ऋषिकेश की रहने वाली है और जो युवक है वो बिजनौर का है। तो बाकी क्योंकि अब डेथ तो हुई है, तो उसकी वजह से अब इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उसी के अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, प्रथम दृष्टया तो क्योंकि लॉक तोड़ के अंदर घुसे हैं, तो प्रथम दृष्टया तो ये सुसाइड का केस है। अब बाकी किन कारणों से किया गया है वो सब चेक कराए। वहीं बिल्लाओ इनाम पाव की तीसरे लकी ड्रॉ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में निकाला गया। आपको बता दें कि पहले लकी ड्रॉ में 3 करोड़ 79 लाख, दूसरी लकी ड्रॉ में 5 करोड़ 78 लाख और तीसरा लकी ड्रॉ 7 करोड़ 56 लाख मूल्यों के बिल अपलोड हुए थे। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीएसटी बिल अपलोड करें ताकि आपको इसका लाभ उठाने का मौका मिल सके। तो बिल्लाओ इनाम पाव का तीसरा लकी ड्रॉ हुआ और इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम लोगों से कहा, अपील की कि आप जीएसटी बिल जल्द से जल्द अपलोड करें जिससे आपको भी इसका लाभ मिल सके। तीसरा लकी ड्रॉ आज यानी कि 20 फरवरी को हमने निकाला है। इसमें मैं कह सकता हूं कि पहले से बहुत बेहतर जो है कलेक्शंस भी हैं और बिल अपलोड भी हुए हैं। तो जिस प्रकार से पहले बार जब हमने निकाला था तो 3 करोड़ 79 लाख रुपए की जो अमाउंट थी बिल्स की वो थी। दूसरे वाले में 5 करोड़ 78 लाख की टोटल अमाउंट थी और इस बार में 7 करोड़ 56 लाख की बिल की टोटल अमाउंट अभी तक हमें जो इसमें हमने जो आज किया है उसमें हुई है।
और मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ भी रहा है। तीसरा, वहीं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में एमएसएमई की समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए चंदन रामदास ने कहा कि व्यक्तिगत इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी लाई गई है जिसमें जमीन इन्वेस्ट की होगी, लेकिन इनमें शर्त यह है कि इन्वेस्टर्स को 500 लोगों को रोजगार देना होगा। जनवरी में से मार्च तक हमारा 234 करोड़ का बजट जारी हुआ है एमएसएमई में, और अभी तक इसके अलावा 196 करोड़ का जारी हो गया है। उद्योग मित्र की हमारी 57 बैठकें हो गई हैं। कुछ नई योजनाएं भारत सरकार हमको दे रही है, जिसमें एक रैंप योजना आ रही है, एक जेट योजना आ रही है। ये हमारे प्रदेश की नई औद्योगिक नीति को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रामनगर के ग्राम उदयपुरी के आबादी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं बालाजी स्टोन क्रशर मामले में सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण बोर्ड के कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय भी मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने 20 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई तक कोर्ट ने स्टोन क्रशर संचालक पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने बालाजी का स्टोन क्रशर को मानकों में स्थिरता देते हुए रामनगर के उदयपुरी में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति प्रदान की है। ग्रामीण क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगने से क्षेत्र के लोग कई गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा, लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र में क्रशर लगाने की अनुमति न दी जाए। रामनगर में ये बालाजी स्टोन क्रशर जो लगाया गया था उसमें आबादी से मानकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने पूर्व में रोक लगा रखी है 3 मार्च 2021 को। लेकिन आज भी इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब दाखिल नहीं हो पाया था, तो उनके द्वारा जवाब दाखिल करने का समय लिया गया है और कोर्ट ने स्टोन क्रशर के संचालन पर लगी हुई रोक अगले 6 हफ्तों तक बढ़ा दी है। रामनगर वहीं बद्रीनाथ हाईवे लगातार धंस रहा है और मार्ग पर पड़ी दरारें बढ़ने लगी हैं। साथ ही हाईवे पर अन्य जगहों पर भी दरारें पड़ने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ नगर में 20 से अधिक स्थानों पर बद्रीनाथ हाईवे भूधंसाव से प्रभावित है। हाईवे को लगातार नई दरारें आ रही हैं। पुरानी दरारों की चौड़ाई बढ़ रही है। बीते दिनों उभर रही इन दरारों के बीआरओ के द्वारा मिट्टी और मलबा डालकर भरा गया है, लेकिन अब दरारों की चौड़ाई बढ़ने से एक बार फिर दरारें दिखने लगी हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर सर्वाधिक भूधंसाव मारवाड़ी क्षेत्र में है, जहां पर 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़क धंसी है। मारवाड़ी स्थित जेपी कॉलोनी में सीमा सड़क संगठन में कैंप कार्यालय के बीच भी करीब 400 मीटर के अंतर्गत नई दरारें उभरी हैं। चमौली में ये दरारें देखने को मिली, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर आई नई दरारें जिससे कई फीट का गड्ढा नजर आने लगा है। लगातार धंस रहा ये बद्रीनाथ हाईवे। अब केदारनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे, साथ ही आराम से हाईवे का सफर करेंगे। इसके लिए 99 करोड़ की लागत से कुंड गुप्तकाशी हाईवे का सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसके निर्माण कार्य शुभारंभ केदारनाथ विधायक का शेला रानी रावत ने किया है। आपको बता दें कि आपदा से प्रभावित सेमी भैंसारी गांवों के निचले हिस्से के ट्रीटमेंट भी किए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय जनता ने केदारनाथ विधायक के प्रयासों की सराहना की है। हमारी यात्रा की भी जीवन रेखा है और ये ट्रीटमेंट है एक तरह से, जैसा भी जोशीमठ में देखने को मिला। तो हम लोग पहले से ही सजग हैं, क्योंकि हमने केदार आपदा देखी। तो सेमी भैंसियारी ये भूस्खलन का है और गुप्तकाशी को भी खतरा है। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रस्ताव गया। मैं माननीय मोदी जी को, भारत सरकार को, गडकरी जी को और धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करा। इसमें सीएम की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है और हमारे पुराने अधिकारी यहाँ पे निर्भय सिंह जी थे, उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल है, बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 30 नवंबर 2022 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण देने के संबंध में विधेयक पारित किया था, जो राजभवन से भी स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन गया है। वहीं सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिलने पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। गवर्नमेंट एक तरह से बूस्ट कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इससे गर्ल्स को जॉब मिलेगी। उत्तराखंड सरकार है वो एक रिजर्वेशन ला रही है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही है। एज अ लॉ स्टूडेंट हमारे जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए रिजर्वेशंस रखी गई हैं, और कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन इसलिए रखी गई थी ताकि जो हम लड़कियां हैं वो आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले के टाइम पे औरतों को दबाया जाता था, अब वो टाइम नहीं रहा है। औरतें और मतलब लोगों को सारों को इक्वल समझा जा रहा है, तो अच्छा है अगर 30% रिजर्वेशन दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो 30% आरक्षण रिजर्वेशन, ये मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हर एस्पेक्ट में, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि लड़कियां भी आगे बढ़ने की सोचें। ये मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होगा वुमेन के लिए, क्योंकि वैसे ही उत्तराखंड में कई मतलब लड़कियां रूरल जगह से बिलोंग करती है जिनको मतलब इतना नहीं मिल पाता, लेकिन जो वुमेन है वो अभी भी काफ़ी पीछे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये बहुत अच्छी स्कीम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर वर्तमान तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। अन्य जगहों के मुकाबले प्रदेश की महिलाओं का जीवन काफी कठिन है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। हम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जाहिर है महिलाओं को 30% आरक्षण मिलने से सूबे में रहने वाली महिलाओं को उनका हक तो मिलेगा ही, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। महिलाएं सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं।